जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में जो हमने चर्चा किया था रस पे, तो कल जो है रिकॉर्डेड वीडियो थी वो उसमें विदाउट फेस था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा छंद होगा। क्या होगा? छंद। तो छंद क्या होता है इस पे हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो कि सर मात्रा कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो आज आपको मात्रा लगाना सिखा देंगे कि कब लघु मात्रा लगेगा और कब दीर्घ मात्रा लगेगा, ये आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा जो है क्या है? छंद है। देखिए छंद की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? छंद। क्या लिखा है? छंद। तो छंद क्या होता है तो ध्यान देना। छंद जो बना ना, ये चद धातु से बना है, ठीक है। ये किस धातु से बना है? चद धातु से बना है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्न या खुश करना, ठीक है। प्रसन्नता होता है या खुशी होता है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता या खुशी होता है। देखिए आगे, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह कहाँ मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये बात याद रखिएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप कहोगे सर ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया था? तो ध्यान देना, जो पिता कहे जाते हैं पिंगल ऋषि कहे जाते हैं। छंद के जो पिता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? पिंगल ऋषि कहे जाते हैं। ध्यान देना, पिंगल ऋषि के नाम पे छंद को हम लोग पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। और रस के पिता कौन है? प्रणेता। आपने कहा था रस के प्रणेता कौन है? तो आपने कहा था भरत मुनि। छंद के प्रणेता कौन है? तो आप कहोगे कौन? पिंगल ऋषि। इन्हीं के नाम पे छंद को क्या कहते हैं? छंद को हम लोग पिंगल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं छंद को? पिंगल शास्त्र। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है यति, गति, तुक, चरण, गण, मात्रा से युक्त रचनाएं क्या कहलाती हैं? युक्त रचनाएं छंद कहलाती है। जी हाँ, याद रखिएगा। यति, गति, तुक, चरण, गण एवं मात्रा से युक्त रचनाएं क्या कहलाती? छंद। छंद के अगर पूछते कितने अंग हैं तो आप कहिएगा 7 अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। कौन कौन से? यति, गति, तुक, चरण, गण, मात्रा और एक होता है क्रम या संख्या। देखिए यति क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है यति। यति क्या होता है? विराम, रुकना या ठहरना। यानी कि जब आप कोई दोहा पढ़ते हो या कोई मान लीजिए कि सोठा पढ़ते हो तो बीच बीच में जो कामा आता ना, वहाँ पे आप थोड़ी देर के रुकते हो। जैसे कहा जाए बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। तो पढ़ते हुए तो बीच बीच में जो रुकना होता है उसी को कहते हैं यति। जो कामा लगता ना, कामा या पूर्ण विराम लग जाता है तो क्या होता है? यति होता है, ठीक है। गति क्या होता है? गति का मतलब क्या होता है? पढ़ने का प्रवाह। पढ़ने का प्रवाह जो होता है उसे क्या कहते हैं? गति, यानी कि पढ़ने का स्पीड। जैसे बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अब इसी को अगर गति ना दिया जाए, ऐसे पढ़ा जाए बंदव गुरुपद पद्म परागा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो छंद में जब प्रवाह होगा तभी तो वो अच्छा लगेगा। बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, यानी कि पढ़ने की जो स्पीड है, प्रवाह है, उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। तुक क्या होता है? तुक तो पंक्ति में समान वर्णों का आना अंत में, ठीक है। पंक्ति में समान वर्णों का आना अंत में। जैसे कहा बंदव गुरुपद पदुम परागा, गा या ना सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, फिर आ गया गा। तो पंक्ति में देखिएगा समान वर्णों पे खत्म हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तुक, ठीक है। क्या बोलते हैं? तुक। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, है ना, गा गा पे समाप्त। चलिए आगे देखिएगा, चरण, ठीक है। चरण कितने होते हैं?
प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं। प्रायः छंद में कितने चरण होते हैं? 4। खाली किसको? एक कुंडलिया होता है और एक छप्पे होता है। कुंडलिया में कितने होते हैं? 6 चरण। छप्पे में भी कितने होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। इन दोनों में कितना होता है? 6 चरण होता है। ठीक है, चलिए क्रम की बात करते हैं। क्रम क्या होता है? देखिए, क्रम की बात करोगे, लघु या गुरु के क्रम को निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? क्रम। गढ़ कितने होते हैं? गढ़, शंकर जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? गढ़ 8 होते हैं। गढ़ कितने होते हैं? 8। ये 8 गढ़ कहाँ से आते हैं? तो दशाक्षर सूत्र से आते हैं। देखिए, दशाक्षर सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। 10 अक्षर है इसमें। कितने अक्षर है भैया? तो 10 अक्षर है। देखिएगा, या मा ता र जय भ न स ल ग, 10 है। अब 10 में से आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 8 अक्षर को अगर आप ले लेते हो ना, इसको कहते हैं अष्टाक्षर सूत्र कहते हैं। ठीक है, 8 अक्षर को ले लेंगे प्रारंभ का, तो इसको क्या कहेंगे? अष्टाक्षर सूत्र कहते हैं। और इसी अष्टाक्षर सूत्र से बनता हमारा क्या? गढ़ बनता। गढ़ कितने होते? 8। मैं आप बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो। यास हो जाएगा यगढ़, यगढ़ मगढ़ तगड़। ठीक है, यगढ़ मगढ़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, गढ़ कितने होते? 8। कौन कौन से? यगढ़ मगढ़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, याद करिए, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। यगढ़, खाली गढ़ गढ़ लगाते चले जाना। यगढ़ मगढ़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, इतने को अष्टाक्षर सूत्र, पूरे को दशाक्षर सूत्र। तो गढ़ कितने होते? 8 होते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसमें किया जाता है? तो वार्णिक छंदों में किया जाता है। आगे बताएंगे। अगला देखिएगा, हेडिंग क्या रहेगा? मात्रा। मात्रा क्या होता है? स्वरों के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। आपको वर्णमाला में ही बता दिए थे, आपने पढ़ा होगा। अगर सीरियल से आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ज्ञात होगा, मात्रा हमने बताया था डिटेल में। तो स्वरों के परिवर्तित रूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। अब चलिए, 2 प्रकार की होती है, एक ह्रस्व मात्रा होती है, क्या होती है? दीर्घ मात्रा। तो ह्रस्व या दीर्घ मात्रा लगाने के नियम क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। अगर आप बात करोगे, देखिए यहाँ पे लिखा क्या? अगर छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है या री है, इन सब के लिए क्या लगेगा? लघु मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? लघु मात्रा। खाली एक ऐसे पहिया पार देंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एक शब्द लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया एक शब्द, हमने लिख दिया क्या? अमर। क्या लिख दिया? अमर। अमर में देखोगे तो इसको तोड़ोगे तो क्या लगेगा? आ, माँ को तोड़ोगे, आधा माँ प्लस आ, और प्लस रा को तोड़ोगे तो आधा रा प्लस हो जाएगा आ। ध्यान देना, स्वरों के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, बल्कि व्यंजन में छुपे स्वर की होती है। देखिए, छोटा आ का एक मात्रा तो एक पहिया, छोटा आ का एक मात्रा एक पहिया, छोटा आ का एक मात्रा एक पहिया, तो कुल कितना मात्रा अमर में? 3 मात्रा है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख देते हैं? देखिए इस प्रकार से, इसका एक, इसका एक, इसका एक, 3 मात्रा हो गया। ठीक है, ऐसे प्रकार इसका भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया, जैसे कह दिया ईख या इमली। ठीक है, हमने कह दिया इमली, तो छोटी है, छोटी के लिए एक मात्रा, माँ है एक मात्रा, बड़ी है ना, बड़ी के लिए 2 मात्रा लगती है। ठीक है, तो 2 मात्रा हम लोग ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये 2 मात्रा। इसी प्रकार छोटाऊ का भी आप कर सकते हो, री का भी कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमने कह दिया ऋषि, हमने क्या कह दिया? ऋषि। तो भाई री के लिए एक छोटी की मात्रा है ना, इसके लिए भी क्या लगाओगे? एक ही लगाओगे, ऋषि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यदि शब्द अर्ध व्यंजन से शुरू हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं लगती। जैसे हमने देख दिया, क्या कह दिया? ऐसे स्थल, क्या लिख दिया हमने? स्थल कह दिया। अब इस स्थल में देखोगे, ये अर्ध व्यंजन से शुरू हो रहा ना, इसकी कोई मात्रा नहीं लगी। था का एक मात्रा, ला का एक मात्रा, अर्थात स्थल में कितने? केवल 2 मात्रा। इसी प्रकार आप कह सकते हो, हमने कह दिया जैसे स्थान। ठीक है, स्थान कह दिया।
स्थान में कितनी मात्रा। तो आप प्रारंभ में अगर आप देखोगे प्रारंभ में, तो यहाँ पे देखिएगा अर्ध व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से स्वर है ही नहीं। इसकी 2 मात्रा, क्योंकि भाई ये दीर्घ है, तो 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जहाँ पर चांद बिंदी आए और वह वर्ण लघु है तो लघु मात्रा लगाएंगे। अब इसको समझ लीजिए, जैसे हमने कह दिया क्या, ऐसे महंगा, ठीक है, यूं कह दिया, जैसे हमने कह दिया चंद, ठीक है, हमने इस प्रकार कह दिया, और एक कह दिया इसने चांद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा चंद बिंदी और ये लघु है, ठीक है, चा पे लिखा है चंद बिंदी और ये क्या, लघु है, तो यहाँ पे 1 मात्रा, और यहाँ पे देखिएगा 1 ही मात्रा इसका भी। यहाँ चंद बिंदी या लघु है, परंतु ये देखिएगा दीर्घ है, तो आपका क्या आ जाएगा, डबल मात्रा, और इसकी लगेगी क्या, 1 ही मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा लगाने के नियम पे। देखिएगा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ अंग, इसके लिए क्या लगेगा, दीर्घ मात्रा लगेगा। समझते हैं, जैसे देखिए हमने कह दिया, ठीक है, हमने कह दिया आम, ठीक है, हमने कह दिया ईख, ठीक है, हमने कह दिया ऐनक, ठीक है, हमने कह दिया अंगूर, ठीक है, क्या कह दिया, अंगूर। देखिए बड़ा है, इसकी डबल मात्रा, माँ में जो छुपा होगा छोटा है, इसकी क्या लगेगा, 1 मात्रा। बड़ी है, बड़ी के लिए क्या लगेगा, 2 मात्रा। खा है, खा की मात्रा नहीं लगेगी, खा में जो आ छिपा है इसकी 1 मात्रा। ए का डबल मात्रा, ना का 1 मात्रा, का 1 मात्रा। अंग, अंग बिंदी है तो डबल मात्रा। बढ़ाऊ, बढ़ाऊ के लिए क्या लगेगा, डबल मात्रा, और रा के लिए क्या लगेगा, 1 मात्रा लगेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि कोई अर्ध व्यंजन बीच में हो तो उससे पहले वाला दीर्घ हो जाता है। इसको समझिए, जैसे हमने कह दिया मध्याह्न, ठीक है, क्या कह दिया, ऐसे कह दिया, जैसे कह दीजिए, हमने कह दिया कुत्ता, कह दिया, हमने क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम थी, लाइट चली गई थी, ठीक है। चलिए समझते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कुत्ता लिख दिया। क्या लिख दिया, कुत्ता। देखिए, या दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सरल ले लेते हैं। हमने देखिए चम्मच, क्या लिख दिया, चम्मच। चम्मच में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या लगा है, अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन और बीच में आया है, तो इससे पहले वाला दीर्घ हो जाएगा ना, और इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी। माँ का 1 मात्रा, चा का 1 मात्रा, ठीक है। इस प्रकार कि भाई अगर कोई अर्ध व्यंजन बीच में हो तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, रेफरा या पदेनरा जहाँ लगा होगा उससे पहले वाला क्या लगा, उससे पहले वाला दीर्घ हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया गर्म, ठीक है, गर्म कह दिया, हमने कह दिया उग्र, उग्र। तो यहाँ पे देखिए रेफरा है, यहाँ पे देखिए पदेनरा है, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ भी ये लगेगा ना, तो रेफरा किस पे लगा, इससे, तो इस पे पहले वाला दीर्घ हो जाएगा, बाकी ये सिंगल होगा। पदेनरा यहाँ लगा है इस वाले अक्षर पे, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा। ये नियम यही कहता है। अगला देखिएगा, यदि संयुक्त व्यंजन से स्टार्ट, ठीक है, तो ध्यान देना, यदि कोई शब्द है संयुक्त व्यंजन से स्टार्ट हो तो कोई प्रभाव नहीं, यदि संयुक्त व्यंजन बीच में है तो उससे पहले वाला दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखिए हमने कह दिया, एक शब्द कह दिया यहाँ पे क्षत्रिय, या दूसरा कोई ले लो, जैसे हमने कह दिया छाता, ठीक है, क्या कह दिया, जैसे हमने कह दिया छत, छति कह दिया, जैसे हमने कह दिया छति, और हमने कह दिया कक्षा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, संयुक्त व्यंजन पहले है तो कोई प्रभाव नहीं, इसका 1 ही मात्रा लगेगा, और तापर बड़ी मात्रा ती 2 मात्रा।
अब यहाँ पे देखिएगा संयुक्त व्यंजन बाद में है, संयुक्त व्यंजन क्या है, बाद में है या बीच में हो, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ। मतलब अगर संयुक्त व्यंजन से पहले कोई दिया है तो वो दीर्घ हो जाएगा, और ये देखिए दीर्घ है ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे बंद कर देते, इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना नोट कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, धन्यवाद।